सारे युवा साथियों, चीफ के सारे फैकल्टी मेंबर, सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्हें सम्मानित करके आज दोस्तों के सबको सम्मानित किया है, और साथ ही साथ मेरे ऐसे युवा मित्रों को भी जिनको जल के अभ्यास के नाते सम्मान किया गया, न केवल इसलिए कि उन्होंने जोधपुर के लिए कुछ अच्छा किया है या अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है, बल्कि आज इस सम्मान के माध्यम से ये जो नए साथी बैठे, जो स्टूडेंट्स बैठे, इनको बहुत बड़ा मोटिवेशन इस मूवमेंट से मिल सकता है। इसके लिए उनको है और एक बार फिर इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सारे सभी लोगों को इस कार्यक्रम को कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वर्तमान में जो विश्व भर में सिनेरियो है, क्योंकि अब बहुत सारे दुनिया भर में व्यापार करने वाले लोग बैठे हैं और वर्तमान में जो समय है, एक्सेस टू द नॉलेज जो है मेरे युवा साथियों के पास में, सबको जानना है कि ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मोइल चल रहा है पूरी दुनिया में, लगभग पूरी दुनिया में रिसेशन है। अमेरिका बहुत लंबे रिसेशन के बाद में अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, शायद लेवल का साइज को उससे ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, हम उस हिसाब से ज़्यादा अच्छे से मैं तो गाँव का आदमी हूँ, किसान का काम करते करते वहाँ पहुँच गया हूँ। यूरोप में देखें तो जर्मनी है, एक आध देशों को छोड़कर बाकी सब जो कमोबेश यही हमारे इंडिया में या उससे पहले तो गल्फ के बीच में आता है, अपने सब देश बीच में आ गया हमारे अफ्रीका के गल्फ में क्रूड की प्राइस के रिसेशन के बाद में वहाँ स्वाभाविक बन गई और हमारे एशिया में जो सबसे बड़ा प्लेयर है चाइना था, जिसने पूरी दुनिया के सामने एक लैंडमार्क क्रिएट किया था, लगातार 25 सालों तक डबल डिजिट ग्रोथ करने के बाद में अभी वर्तमान में आप लोगों सब देखा अपनी इकोनॉमी को जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं उस पे मेंटेन करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में पूरा विश्व आज इस बात को स्वीकार कर रहा है, जिसके लिए मैं केवल ऐसा कहूं कि क्योंकि मैं उस सरकार का सदस्य हूं, उस सरकार का पार्ट हूं, उस सरकार में आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता हूं, उस सरकार के कारण ही हुआ तो शायद ठीक नहीं होगा। जो कुछ परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों के कारण को परिस्थितियों को अवसर के रूप में लेते हुए सरकार ने जिस तरह से लिया, उसके कारण से पूरा विश्व भारत में संभावनाओं के केंद्र के रूप में निश्चित रूप से देख रहा है। अब ये जो संभावनाओं के केंद्र के रूप में देख रहा है, हम साथ साथ में बात करते हैं और लगातार सभी जगह चर्चा में इस बात को सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि भारत युवाओं का देश है, भारत की 65% आबादी जो है वो 30 साल या 32 साल से कम उम्र के लोगों की है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा असर हो सकता है कि हो सकता है। हालांकि इससे आगे की अगर अध्ययन करें तो ये जो हमारे पास में आज जो एज है, आज जो असर है, आने वाले 30 साल में ये बराबर फैल है, क्योंकि जिस तरह से आयुष हमारे यहाँ बढ़ रहा है, जिस तरह की मैक्सिमम की फैसिलिटी बढ़ रही है, जो स्थिति बनी है उसके बाद में और उसके आने वाले 30 साल बाद में शायद ये निगेटिव से हो जाएगा। मेरे पास आज विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको युवाओं का देश कहा जाता है। लेकिन लुकिंग टुवर्ड्स अभी आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखते हुए और इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इस समय में इस युवा शक्ति का सही उपयोग कैसे हो, इसके लिए
कई तरह के कोण से एक साथ काम करने की आवश्यकता थी, जिसको इस भारत की वर्तमान सरकार ने समझा भी और किया भी। यदि मैं शुरू करूं तो डिजिटल की क्रांति के युग से बात करूं, मुझे कोई संकोच नहीं इस बात को कहने में कि हिंदुस्तान ने जो सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो पूरी दुनिया में अपना लोहा बनाया और जो नए आयाम स्थापित किए, जिस तरह की सफलताएं की, कीर्तिमानी सफलताएं हासिल की और पूरे विश्व में अपने को या अपने लोगों को सबसे बड़े प्लेयर के रूप में खड़ा किया, यदि उसके लिए कोई जिम्मेदार था तो नरसिम्हा राव जी या उस समय के लोग जिम्मेदार होंगे। उन्होंने इस बात को समझा था, इस अपॉर्चुनिटी को समझा था, इसको इसकी इस दिशा में हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए काम किया था सैम पित्रोदा साहब के साथ में मिलकर के। लेकिन मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, इसलिए लेकिन शब्द का उपयोग करके बोल रहा हूँ। आज भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के पास में इंटरनेट एक्सेस है। विश्व के अनुपात में यदि देखें तो चाइना को छोड़ दीजिए, बाकी देशों के हिसाब से बहुत बड़ा फिगर। दुनिया के बहुत सारे देश होंगे, ऐसे होंगे जिनको जोड़ने में भी 25 करोड़ आबादी को नहीं हो। हमारी बहुत बड़ी एसेट है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखिए कि आज 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई एक्सेस नहीं। और विश्व की कुल आबादी की गणना के हिसाब से देखूं तो 15% आबादी आज ऐसी हिंदुस्तान में पूरे विश्व की है जिसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं। ये इंटरनेट एक्सेस पहुंचाना, ये डिजिटलाइजेशन का जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, ताकि इसके माध्यम से ये जो डिस्पैरिटी जो बन रही है, जो समाज के बीच में वर्ग संघर्ष की खाई नहीं क्रिएट हो रही है, इसको दूर किया जाए। ये पहला इनिशिएटिव था, जिस इनिशिएटिव के माध्यम से हम अलग-अलग कोण से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए या इस देश को आगे बढ़ाने का जो सपना मेरे ये युवा मित्र देखते हैं, इन सब के सपने को सच करने के लिए हम जहां ले जा सकते हैं, उस दृष्टिकोण से काम किया। उसका पहला इनिशिएटिव। दूसरा इनिशिएटिव मेक इन इंडिया, कि देश की इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम बहुत सारे सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। यदि हमको देश में रोजगार देना है तो मेक इन इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा। देश में अगर रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना पड़ेगा। देश के एंटरप्रेन्योर्स को उनकी क्षमता को खपाना है तो भी हमको मेक इन इंडिया को प्रमोट करना पड़ेगा। भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस पर काम शुरू किया, लेकिन जब काम शुरू किया तो पहली समस्या कि जब मैं कहता हूं कि इस देश की 65% आबादी युवाओं की आबादी है, लेकिन जब इस देश की स्किल मैपिंग की गई मित्रों, विशेष करके युवा साथी बैठे इनके सामने इनसे बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के आंकड़े, चाइना लगभग हमसे थोड़ा बड़ा देश है आबादी के हिसाब से। चाइना में लगभग 45-46% लोग जो हैं वो किसी न किसी स्किल से क्वालिफाइड हैं, वो कोई ना कोई हुनर जानते हैं, काम जानते हैं। इंग्लैंड 20-22 करोड़ लोगों का देश है, 65% आबादी है जो कोई ना कोई हुनर जानती है। अमेरिका में 35 करोड़ के लगभग लोग हैं और वहां ये परसेंटेज लगभग 56 से 60 के बीच में है। जापान की बात करूं वहां 70-75% है और दुनिया में कोरिया एक ऐसा देश है जहां 96-97% लोग कोई न कोई स्किल से ओरिएंटेड है, क्वालिफाइड है, जानते हैं। और हमारा देश जब स्किल मैपिंग हुई, जिस देश के लिए हम ये गर्व करते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, और जिस देश के लिए हम इस बात का भी गर्व करते हैं कि देश में वो सब चीजें थी। अभी आदरणीय विमल राज साहब 75 साल पुरानी बात कर रहे थे कि 75 साल पहले इन्होंने ऐसी इंडस्ट्री जोधपुर में डेवलप की जो केबिन का जो इनके पिताजी ने डेवलप की। ये वही देश है जिस देश में ऐसी, शायद मैं कपड़े के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, ये राज टेक्सटाइल के पंकज ये तो मेरे जितने शायद जानते होंगे क्योंकि कपड़े से जुड़े नहीं, केवल टेक्सटाइल का नाम है इनका, लेकिन टेक्सटाइल से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो वो सब इस बात को जानते होंगे कि कपड़े की जो है क्वालिटी काउंट से डिसाइड होती है और जितनी काउंट्स
का गांव का कपड़ा आज भी इस दुनिया में नहीं बनता। 40 मीटर का पूरा धान एक अंगूठी के अंदर से समेट के निकाला जा सकता था। और ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। कुतुब मीनार के सामने खड़े हुए रोस्तम से लेकर के अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसकी मैग्नीफिसेंसी आज भी डिफाइन नहीं हो सकी है। उस देश में आज स्किल की क्या स्थिति है? केवल 3% लोग जो है किसी न किसी हुनर को जानते हैं। इसके इन मेरे युवा साथियों का यदि हुनर इनको किसी न किसी तरह का नहीं सिखाया गया, इनको केवल किसी ये जो शिक्षा अभी हमारे यहाँ चल रही है इस शिक्षा के साथ में जोड़ करके इसको हम असक्त नहीं बना सकते। इनको कोई न कोई काम करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए या अपना नया काम करने के लिए इनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, उस दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, काम शुरू होगा। तो एक बार मैं केंद्र बने मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना पड़ता। बहुत सारे ऐसे युवा साथी, ये जो लोग बैठे युवा साथी, मुझे पता नहीं है किस डिसिप्लिन में पढ़ाई करते हैं, लेकिन युवाओं के आदर्श में बिल गेट्स की बात करेंगे, स्टीव जॉब्स की बात करेंगे। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, उनके कैसे स्कूल ड्रॉप आउट इस जगह तक पहुंच गया इसके बारे में, उनका रोल मॉडल है, उसके बारे में निश्चित रूप से चर्चा करते हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड में हमको देखने की आवश्यकता, उन्होंने जो संघर्ष किया उस संघर्ष में उनकी सरकार ने और समाज में किस तरह से उनको सपोर्ट किया। क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था थी? बिल्कुल नहीं। और वो इसलिए नहीं थी, स्थिति यहां तक थी कि यदि कोई एक नया युवा जिसके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो मैं मानता हूं कि आज से 50 साल 70 75 साल पहले वो जो समय था या सन 70 से पहले का जो टाइम था वो टाइम इंडस्ट्री का टाइम था। मैं मानता हूं कि 70 से लेकर के और 2000 के दशक तक जो टाइम था वो शायद ट्रेडिंग का टाइम होगा और 2000 के बाद में सर्विस इंडस्ट्री का टाइम होगा। लेकिन आज जो टाइम है वो टाइम है पानीपुरी शॉप, कॉन्सेप्ट सेलिंग। और किसी एक युवा मित्र के दिमाग में यदि कोई कॉन्सेप्ट है और वो उस कॉन्सेप्ट को ग्रो करके, उस कॉन्सेप्ट को कल्टीवेट करके, उसको इंक्यूबेट करके और आगे बढ़ाना चाहता है, उस स्थिति तक पहुंचना चाहता है, वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढने जाता है, अव्वल तो मिलता नहीं और मिलता है तो वो बाद में एट द टाइम ऑफ सक्सेस इट बिकम्स वेंचर कैपिटलिस्ट। सरकार को वहां अपने नए लोगों को जिनके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, जिनके दिमाग में आइडिया है, जो काम कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोगों ने किया भी है, उनको स्ट्रेंथन करें, उनको वैकेंसी किस तरह से सपोर्ट करें, इसकी आवश्यकता है। स्टार्टअप मिशन शुरू किया, स्टैंड अप मिशन शुरू किया। गांव में बैठे बैठे छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग, उनको रोजगार की आवश्यकता है, अपना छोटा काम करता है, कोई भी छोटा सा व्यवसाय करता है, उसको अपने व्यवसाय का ग्रोथ करने के लिए आवश्यकता है। बैंक अपने परिसर के अंदर नहीं आने देता, सब्जी बेचने वाला, मोबाइल ठीक करने वाला, और यदि वो जाता भी तो कोलैटरल सिक्योरिटी वो इतना बड़ा हर्डल था कि आज तक युवाओं पे विश्वास नहीं करते। उनके माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा करके एक मकान बनाया, एक आसरा क्रिएट किया, एक आश्रय क्रिएट किया है, वो अपने बेटों की, बेटे की या बेटों के सपनों को सच करने के लिए उसको बैंक में कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए साथ में रखने के लिए तैयार नहीं होते। उसको जितना बड़ा संघर्ष अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करना होता था, उतना ही अपने माँ बाप को या अपने परिजनों को कन्विंस करने के लिए लगाना होता था। और मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण जानता हूं क्योंकि 25 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं कि कई सारे परिवार इसके बाद से स्प्लिट हो गए जब बाप और बेटे की इस बात पे मतभेद था कि मैं अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहता हूं, वो कहता था कि मैंने अपनी जीवन भर की पूंजी से मकान बनाया, ये आश्रय, मैं तुम्हारे सपनों के लिए इसको गिर भी नहीं कर सकता। परिवार स्प्लिट हो गए। उस समय सरकार ने ये मिशन मुद्रा योजना के नाम साथ में 50,000 से लेकर के 10 लाख तक जैसी आवश्यकता बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के। और मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं आप सब लोगों के साथ में, बहुत गर्व के साथ में, कि 2,67,00,000 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे छोटे काम करने वाले लोगों को देश की सरकार के इस इनिशिएटिव से अपने व्यापार को एक्सपेंड करने का मौका मिला। बहुत बड़ी बात है। और ये सब जब हुआ है तब आज विश्व ने इस बात को स्वीकार करना शुरू किया है कि इस मंदी के अंधियारे में यदि कोई चमकता हुआ तारा पूरी दुनिया में है तो वो भारत है। और ये सब है तो हम सब लोग
लिए सम्मान का विषय है। मैं अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी इंग्लैंड गए थे, मुझे उस दौरे से पहले उनके दौरे की तैयारी के निमित्त इंग्लैंड में लंदन में जाके काम करने का निर्देश मिला और साथ ही साथ एक कॉन्फ्रेंस ली थी। उस कॉन्फ्रेंस में भी तुम जा रहे हो, उस कॉन्फ्रेंस में भी जो है भारत का प्रतिनिधित्व करना है, कुछ लोगों को भेजा था, उसने तुमको वहां जाके ये बात नहीं करी। किंग्स कॉलेज लंदन कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा था, लंदन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और उस कॉन्फ्रेंस में 40 लगभग देशों के ऐसे प्रतिनिधि उस कॉन्फ्रेंस में थे। बहुत सारे विषयों पे बात हुई। एजुकेशन स्टेटस क्या है, उसके लिए क्या पॉलिसी बनी है, किस तरह से आप किस स्थिति पर अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को ले जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर की क्या प्रेजेंट सिनेरियो है आपके देश में और उसमें आपने क्या पॉलिसी बनाई है कि 10 साल में आपका देश कहां तक पहुंचेगा। ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, पता नहीं कितने सारे विषय। पहला सत्र था और पहले ही सत्र में मुझे बात करने के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया, जिसमें चिकित्सा के विषय पे, मूल रूप से चिकित्सा और शिक्षा के विषय पे बात हुई। मुझसे पहले 4 देशों के प्रतिनिधियों ने अपने देशों की स्थिति को रखा और चित्रण किया स्थिति का, और साथ ही साथ में जो 10 साल के पॉलिसीज फ्रेम किए हैं, जिन पॉलिसीज पे वो काम कर रहे हैं, उन पॉलिसीज की उन्होंने चर्चा की। जर्मनी, फ्रांस, मैसेडोनिया और एक और देश, ऐसे 4 देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और उसके बाद भारत की बात की। आप आसानी से समझ सकते हो कि उस समय मेरी स्थिति क्या हुई होगी जब उन देशों ने, जो इतने विकसित देश हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन और मेडिकल स्टेटस को और पॉलिसीज को बयान किया। उसके बाद में मुझे भारत जैसी स्थिति के देश का प्रतिनिधित्व करके वहां अपनी बात रखनी है। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, मेरे मां बाप ने रिजेक्ट करा और पहली बार मैंने अपने आप को भारत का, मैं बहुत भारतवादी आदमी हूं और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। पूरी दुनिया में ये जब भी खड़ा होकर कहूँ कि मैं भारत का आदमी हूँ, लेकिन पहली बार मुझे मेरे पाँव में थोड़ा कंपन हुआ। लेकिन क्योंकि देश की सरकार का आदेश था, देश का प्रतिनिधित्व करना था, मैंने अपनी बात शुरू की और अपनी बात शुरू हुई इस बार इसी दर्द के साथ में की कि आप लोगों ने अपना चित्रण किया है, मुझसे पहले ही 4 देशों के प्रतिनिधियों ने किया है। इन्होंने ये बताया कि देश की बेहतरीन से दुनिया की बेहतरीन शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था जो है सुविधाएं हम अपने लोगों को दिलाने के लिए प्रयास करते हैं और अगले 10 साल तक के लिए हमने ये इस तरह का बेंचमार्क बनाया कि इस लेवल तक हमको पहुंचना है। मैंने कहा यदि मैं टाइम के हिसाब से गिनती करूं तो मुझे लगता है कि हमारे अभी 50 साल का गया है, और यदि मैं दूरी के हिसाब से गिनती करूं तो मुझे लगता है किलोमीटर कम पड़ जाएंगे। धरती और चांद के बीच में जितनी दूरी है, the distance between Earth and Moon, I can लगभग मैं कह सकता हूं कि इतनी दूरी। मैंने कहा कि आप अपने यहाँ बेहतरीन चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थाएं सुविधाएं दिलाने के लिए काम कर रहे हैं और हम अभी, मैं जिस जगह का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लेकर के कहा कि मैं पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूँ। कमोवेश मेरे देश में यही स्थिति है कि आज हम एक प्रसव पीड़ा से कराती है महिला को एक एएनएम की सुविधा, एक नर्स की सुविधा दिलाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने 10 साल तक के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह का विजन बनाया है उसके ऊपर अपनी सारी बातें की, बहुत मजबूती के साथ देश का पक्ष रखा। मेरे बाद में अमेरिका के प्रतिनिधि जो न्यूयॉर्क के शहर थे, उनको अपनी बात करें। तो जब उन्होंने अपनी बात शुरू की, वो क्षण मेरे जीवन का सबसे ज्यादा गौरव का क्षण था, सबसे ज्यादा आह्लाद और आनंद का क्षण था। उन्होंने अपने भाषण, हालांकि सबका समय निश्चित था, मुझे ये ध्यान नहीं कि मेरा भी आज समय निश्चित होगा, मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, लेकिन उनका समय जो निश्चित था, मैंने अभी नवीन जी को कहा था, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं युवाओं से बात करूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन, अपना कैरियर स्टूडेंट लीडर के साथ शुरू किया है, तो मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार होते हुए महसूस करता हूँ जब मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट के साथ बात करता हूँ। मैंने नवनीत जी को ये भी कहा कि किसी ने एक विषय पे एक चर्चा रखें, इस हॉल में सारे स्टूडेंट्स और हम आपस में बात करें, एक इंटरैक्टिव सेशन हो, देश के बारे में वो क्या सोचते हैं और हम किस तरह से देश को ले जाना चाहते हैं और वो किस तरह तक देश को जाए, इसकी कल्पना करते हैं, इस सारे विषयों पर बात करें। उनका टाइम तय था और उस टाइम का शुरुआत उन्होंने इस तरह से
कि अभी भारत के सांसद ने अपने दर्द व्यक्त करते हुए ये बात कही। उस बात को यदि मैं अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये डिस्टेंस अगर टाइम से कैलकुलेट करें तो ये 50 साल की जगह 70 साल होगी। अगर दूरी से कैलकुलेट करूं तो मैनी फोल्ड्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। बट the able leadership India has on date, ये उनके शब्द थे कि जो सक्षम नेतृत्व भारत के पास में आज है, जो ऐसे सब विषयों पर केवल भारत नहीं पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, और जिस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, अगर हिंदुस्तान के लोग इस मूवमेंट पर ये तय कर रहे हैं कि ये उनके हिसाब से ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी का टाइम है, और अगर हिंदुस्तान के लोग इस बात को तय कर लें, ये जो दूरी है और या जो टाइम का गैप है, ये हिंदुस्तान अगले 10 साल में कवर कर सकता है। और देखो ये इस तरह से ये पूरी दुनिया इस बात को मान रही है, इस कारण से ये संक्रमण का काल है। और कोई भी समाज के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन के लिए, कोई भी देश के लिए, किसी भी रेस के लिए जब कोई संक्रमण का काल आता है, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, अपनी बात को बहुत लंबी नहीं करना चाहता, कोई भी किसी भी वर्ग संवर्ग के लिए जब संक्रमण का काल आता है, उस पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। चाहे राम की का काल होगा, चाहे द्वापर का काल होगा, चाहे महाभारत के बाद में मध्ययुगीन भारत का काल होगा, चाहे आजादी की लड़ाई के बाद का काल हो गया, उसके बाद में भी कभी भारत में जो संक्रमण आया था, संक्रमण का काल आया था 75 इंडिपेंडेंस के बाद, तो उस समय की जो जनरेशन थी, उस जनरेशन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं ये मानता हूं मित्रों कि ये इतना बड़ा संक्रमण का काल और इतना सुनहरा अवसर इस देश के सामने कभी नहीं आया, पहली बार आया है। और हमको चाहे हम समाज में किसी भी रोल में काम करते हो, किसी भी भूमिका में काम करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद अंडरस्टैंड करके